मित्रों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका ADR-JS अकेडमी पर डेली 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 23rd मंत्रिपरिषद बैठक आयोजित हो रही है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंतर्गत। और ये कहाँ आयोजित हो रही है, आइए देख लेते हैं। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है और यहाँ पर मंत्रिपरिषद बैठक आयोजित हो रही है IORA की। ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन अर्थात IORA। अध्यक्षता श्रीलंका के पास पहुंची है। 2023 से 25 तक के लिए अध्यक्ष श्रीलंका है और उपाध्यक्ष भारत है। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है? भारत। 2023 से इसी सेम टाइम पीरियड के लिए भारत जो है उपाध्यक्षता करेगा। हाँ, और इस टाइम पीरियड के बाद जो उपाध्यक्ष है अर्थात भारत 2025 से 27 के लिए अध्यक्षता करेगा। डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं इसमें भाग ले रहे हैं। IORA के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। IORA जैसे कि आपको पता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 97 में इसका गठन हुआ, इसकी स्थापना हुई। 97 में इसकी स्थापना हुई। सदस्य देश हैं इसके 23। ठीक है, हिंद महासागर के तटीय देश हैं और द्वीपीय देश, जो भी द्वीपीय देश और तटीय देश इसके सदस्य हैं। साथ ही 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। ठीक, संवाद भागीदार जिनको बोला जाता है, तो ये 11 हैं। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके 23 सदस्य आपको याद रखने हैं। उद्देश्य क्या है IORA का? क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन है ये, रीजनल लेवल का, हिंद महासागर के तटीय और द्वीपीय देशों को सम्मिलित करता है और इनमें परस्पर सहयोग और विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसे स्थापित किया गया। IORA भारत की सागर पहल के अनुरूप है। भारत ने 2015 में, ये 97 में, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मॉरिशस विजिट के समय इसकी स्थापना की गई। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, सो इसका भी फुल फॉर्म आप याद रखिए। इसका जो टाइम पीरियड है क्या है? 2015। ठीक है, अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही इन्होंने सागर की स्थापना की। सागर का तात्पर्य क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक, आगे चलते हैं। ये हो गई आपकी IORA से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। माउंट ब्लैंक, ठीक, माउंट ब्लैंक या माउंट ब्लैंक एक ही बात है। ये चर्चा में क्यों है? आल्पस पर्वत की प्रतिष्ठित चोटी है ये। आल्पस पर्वत की प्रतिष्ठित चोटी माउंट ब्लैंक की ऊंचाई में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। ठीक है, और उल्लेखनीय कमी का मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में 2021 से अब तक 2.2 मीटर की कमी आ चुकी है, जो कि बड़ा डेटा है, बड़ा आंकड़ा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि आगे इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी और रिकवर कर लेगी, लेकिन चूंकि कमी तीव्र इतनी दर्ज हुई है इसमें, और ग्लोबल वार्मिंग जैसे वातावरण में ऐसी बातों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों को व्यापक नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण ये कमी दर्ज की गई है। अगला है आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है, ये मनाया गया है। और 10 अक्टूबर थीम क्या है इसकी? मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ठीक है, मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। उद्देश्य है मेंटल हेल्थ और संबंधित इनिशिएटिव्स पर समर्थन हासिल करना, अर्थात जो भी इनिशिएटिव्स मेंटल हेल्थ को लेकर, जो भी प्रयास सरकारी गैर सरकारी स्तर पर किए जा रहे हैं, उनका जनता के बीच समर्थन हासिल करना। ठीक है, लोगों के बीच कि लोग जागरूक हों। कुल मिलाकर दिवस का तात्पर्य ही होता है जागरूकता फैलाना। और जो भी प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, NGOs की तरफ से, उनमें जनता का समर्थन मिल जाए तो जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके फलीभूत होने के आसार बढ़ जाते हैं, उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्लियर? तो समर्थन हासिल करना है यहाँ पर मेंटल हेल्थ और उससे संबंधित इनिशिएटिव्स पर, ये इसकी थीम है, उद्देश्य है। ठीक है, थीम क्या है? मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं मुस्क बुद्धजी पुनरुद्धार योजना हाल ही में चर्चा में है। ये जम्मू कश्मीर के सुगंधित चावल की लुप्त प्राय प्रजाति है। जम्मू कश्मीर की एक प्रजाति है सुगंधित, ठीक है, सुगंधित चावल की लुप्त प्राय, अर्थात ये लुप्त होने वाली स्थिति में पहुंच गई और देशज प्रजाति है, अर्थात लोकल स्तर पर ही इसका उत्पादन होता है। इसको पुनरुद्धार, अर्थात ये क्या है? जैसे कि बताया गया कि लुप्त प्राय हो रही है, तो इसके पुनरुद्धार के लिए योजना सरकार के द्वारा लाई गई है। और इसके विषय में देख लेते हैं कि इसकी स्थितियाँ वास्तव में क्या हैं। फिलहाल इसकी खेती कोकरनाग में हो रही है। कोकरनाग एक तहसील है, कहाँ पर? अनंतनाग में। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा। आतंकवादी गतिविधियों के लिए अनंतनाग हमेशा चर्चा में रहता है। इसके कुछ गाँव में ही इसकी खेती सिमट कर रह गई है और इसके कारण बताए गए कि आखिर ये इतनी अच्छी प्रजाति के चावल, देसी चावल की
रकबे रकबे अर्थात जितने क्षेत्रफल में ये बोई जा रही थी वो लगातार घटता क्यों जा रहा है कि ये लुप्त प्राय स्थिति में आ गई। तो इसके कारण भी देख लेते हैं। ब्लास्ट रोग, ठीक है, धान में ब्लास्ट रोग होता है, ये आपको एक तो स्टैटिक जानकारी भी मिल गई करंट अफेयर्स के साथ साथ। साथ ही ये विशेष जलवायु की मांग करते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह की जलवायु में पैदा हो रहा है वैसी जलवायु की डिमांड करता है। उत्पादन में असमानता है, गुणवत्ता, किसी साल उत्पादन ज़्यादा, किसी साल उत्पादन कम, गुणवत्ता युक्त तो बीज का अभाव इसमें दिखता है। ठीक है, कई प्रजातियों में मिलावट से खराब उत्पादन की संभावना भी बढ़ गई है। अधिक क्षेत्रफल में उच्च पैदावार वाली धान की किस्मों की खेती चालू है। ठीक है, धान की फसलों की खेती हो रही है। अधिक क्षेत्रफल में क्या हो रही है, ज़्यादा पैदावार वाली, इस अर्थात इसकी चूँकि देशज प्रजाति तो निश्चित रूप से इसकी उत्पादकता कम होगी, तो उच्च पैदावार वाली धान की फसलें लोकप्रिय हो रही हैं लोगों के बीच, जिसके कारण इसके रकबे में कमी आ रही है। लोग अब ज़्यादा क्षेत्रफल में उसे बोल रहे हैं। संरक्षण के प्रयास देख लेते हैं कि क्या कौन से किए गए हैं जिसकी वजह से पुनरुद्धार योजना लाई गई है, या पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत जो जो प्रयास किए जाएंगे वो देख लीजिए। जीआई टैग प्रदान किए गए, हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग से स्थानीय स्तर पर जो विशिष्ट उत्पाद होता है उसको क्या होता है, समर्थन सरकारी स्तर पर दिया जाता है। ठीक है, जिससे इसके निर्यात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अन्य देश के अन्य हिस्सों में इसकी बिक्री की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, मांग बढ़ जाती है, जिसका अल्टीमेट लाभ उसके उत्पादक वर्ग को मिलता है। चूँकि यहाँ पर उत्पादक वर्ग किसान है तो इसका लाभ यहाँ के किसान को मिलेगा। सरकारी प्रयास से रकबा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। 5,000 हेक्टेयर एक्स्ट्रा शामिल करने की बात की जा रही है इसमें। बढ़ती मांग, दुबई जैसे देशों ने इस चावल की डिमांड बढ़ा दी है, जिसके कारण इसकी कीमत भी अच्छी मिल रही है और ये 250 प्लस 250 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो ऐसे उत्साही वातावरण में कि एक बार किसानों ने फिर से इस खेती की तरफ लौटने का मन बनाया है। तो बुज्जी की जो प्रजाति है एक बार फिर से आपको जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में प्रभावित दिखेगी। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, ठीक है, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स ये भी चर्चा में है। भारतीय रेलवे की नई पहल है, ये भारतीय रेलवे की नई पहल है। इसमें पुराने और बिना काम के जो ट्रेन कोच हैं उनको रेस्टोरेंट में बदला जाएगा। ठीक है, उसको बदलने का प्रयास, ये ट्रेन के जो कोच जो यूज़ में नहीं हैं उन्हें रेस्टोरेंट में बदल कर अर्निंग का जरिए, आय का जरिए बनाया जाएगा। ठीक है, इस पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही जम्मू कश्मीर में कटरा और जम्मू से की गई। कटरा वैष्णो माता के तीर्थ यात्रा में जाने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। कटरा और जम्मू से की गई है और यहाँ 2 रेस्टोरेंट ऐसे रेलवे कोच में खोले जा रहे हैं, माँ दुर्गा और अन्नपूर्णा। ठीक, माँ दुर्गा और इनके नाम जरूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खोले जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना काम के ट्रेन कोच में रेस्टोरेंट बदलने की पहल है। क्या इससे पहले ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया? क्योंकि अगर आप लखनऊ रेलवे स्टेशन में विजिट करते हैं, भोपाल में जाते हैं, वाराणसी में देखते हैं, जबलपुर में देखते हैं, तो ऐसे कोच में रेस्टोरेंट दिखते हैं। निश्चित रूप से प्रयास किए गए, पर पहल के रूप में अब आया है, एक व्यवस्था के रूप में पूरे देश भर में प्रक्रिया जारी रहेगी। अभी तक केवल एक डेकोरेटिव फॉर्म में हो रहा था। ठीक है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आगे चलते हैं। माइकल चियारेलो हाल ही में चर्चा में है क्योंकि इनका निधन हुआ है और विश्व प्रसिद्ध शेफ और फूड नेटवर्क स्टार है। एक तरह से सेलिब्रिटी हैं ये शेफ, फूड उसमें शेफ हैं और फूड नेटवर्क स्टार, ठीक है, थे मतलब। और ये इनकी मृत्यु हुई है एनाफिलेटिक शॉक से, एनाफिलेक्टिक शॉक से, जो कि एक गंभीर एलर्जिक रिएक्शन माना जाता है, रिफ्लेक्शन माना जाता है, उसके द्वारा इनकी मौत मानी जा रही है। कैलिफोर्निया में जन्म हुआ और कैलिफोर्निया में इनकी मृत्यु हुई है और विश्व प्रसिद्धि इनको मिली है अपने शेफ कैरियर के दौरान। और सेलिब्रिटी, चूँकि टीवी स्टार में, टीवी में भी होस्ट का काम करते थे, ठीक है, टीवी प्रोग्राम को होस्ट करते थे, इसलिए भी इनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी हुई थी। तो माइकल चियारेलो का हाल ही में निधन हुआ। तो यहाँ देख लेते हैं कि वास्तव में एनाफिलेक्टिक शॉक होता क्या है। ठीक है, इसकी संभावना बहुत है पूछे जाने की। एनाफिलेक्टिक शॉक इस समय चर्चा में हो सकता है कि पूछ लिया जाए इस समय के एग्जाम में। एनाफिलेक्टिक शॉक जैसे कि आप जानते हैं एलर्जी से जुड़ा हुआ, तो एलर्जी कैसे होती है, किसी न किसी, मान लिया किसी चीज़ से आपको एलर्जी होती है, या इतना मानकर हम चलते हैं विशेष वस्तु और शरीर का संपर्क होता है। ठीक है, इस माना कि इस विशेष वस्तु से आपको एलर्जी हो रही है, एलर्जी हो गई। इम्यून सिस्टम, बॉडी में आपका इम्यून सिस्टम होता है, उसके द्वारा एंटीबॉडीज़ एक्टिव कर दिए जाते हैं। ठीक, बहुत ही ऑटोमेटिक सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। इम्यून सिस्टम द्वारा एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट की गई, एलर्जी सेल्स को ये ट्रिगर करता है। जैसे एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट होती हैं वो एलर्जी सेल्स को ट्रिगर करती हैं। और एलर्जी सेल्स क्या करता है कि ब्लड में
हिस्टोमिन ब्लड में क्या करता है, हिस्टोमिन को रिलीज करता है, हिस्टामिन को रिलीज करता है और इसके माध्यम से एलर्जिक लक्षण आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे रेसेस आ जाना, आपकी स्किन में दाने पड़ जाना, ठीक, सूझने लगना। तो ये लक्षण आपके किससे प्रदर्शित होते हैं, हिस्टामिन से। याद रखें, हिस्टामिन से प्रदर्शित होते हैं, जो ब्लड में केमिकल होता है। दुर्लभ मामलों में तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया, अब रेयर केसेस होते हैं कि तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया पैदा हो जाती है, जिसे एनोफिलेकिसिस या एनोफिलेक्टिक शॉक कहा जाता है। कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है, ठीक, तो इनके लिए जानलेवा ही हो गया है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका एनाफिलेक्टिक शॉक, इसके विषय में आपने एक मोटा आइडिया ले लिया, और संभावना है कि इस बीमारी के विषय में इस समय जो भी एग्जाम होंगे पूछा जा सकता है, क्योंकि अलग नहीं पूछा जाता, जो चर्चा में होता है उसी को स्टैटिक पार्ट का रूप दे दिया जाता है अच्छे एग्जाम में। सारा सनी, ठीक है, सारा सनी भी चर्चा में है, ठीक है, बंगलुरु की है ये, और देश की पहली डीफ अर्थात मूक बधिर एडवोकेट होने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर बिना बोले आप रह नहीं सकते, और वहीं पर आपको मूक बधिर अर्थात डीफ एडवोकेट मिल रहा है। तो ये एक वास्तव में आप हैरत भरी बात है कि जहाँ बिना बात के काम न चल रहा हो, वहाँ पर बिना बात वाला एडवोकेट आपके सामने हो, ठीक है। तो इनको सुप्रीम कोर्ट में मौका मिला, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने काम किया, पर वहाँ क्या था, दुभाषीय की स्थिति नहीं, उपस्थिति नहीं थी, अनुमति नहीं मिली हुई थी इंटरप्रेटर की, और ऐसा माना गया था कि दुभाषी अर्थात इंटरप्रेटर न्यायिक जानकारी कम रखते हैं, लीगल जानकारी कम रखते हैं, इसलिए वो सही तरीके से साइन लैंग्वेज, चूँकि मूक बधिर हैं तो किस में बात करेंगे, सांकेतिक भाषा में बात करेंगे, साइन लैंग्वेज में बात करेंगे, तो उनको सही से इंटरप्रेट नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति जो लीगल फील्ड से संबंधित नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इनको अनुमति दी पैरवी करने की, और ये गौरव इनको प्राप्त हुआ कि देश के सबसे बड़े कोर्ट में इन्हें पैरवी करने का अवसर मिला, ठीक है। सौरभ राय चौधरी, इंटरप्रेटर के रूप में सौरभ राय चौधरी का भी नाम बहुत तेज़ी से उछला, कारण कि जिस तरीके से इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, जिस तरह से सारा सनी की बातों को उन्होंने तेज़ी के साथ रखा, उससे सुप्रीम कोर्ट और एडवोकेट जनरल प्रभावित हुए बिना नहीं रहे, और इन पर विशेष अटेंशन था, इसलिए इनका भी नाम आप याद रखिए, सौरभ राय चौधरी का भी। क्लियर। तो ये रहे सारा सनी, ठीक है, सारा सनी को आप जरूर याद रखिए, इस समय एग्जाम में पूछी जाएंगी, निश्चित रूप से पूछी जाएंगी, इनको आप सेंटर पे रखिए। आगे चलते हैं। पूसा 44 हाल ही में चर्चा में है, ये धान की एक प्रजाति है। पूसा 44 क्या, धान की प्रजाति है, जिसे ICAR ने अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 93 में विकसित किया था। अब 93 में विकसित ये प्रजाति है, तो हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो देख लेते हैं वास्तव में चर्चा में क्यों है। तो पंजाब सरकार ने इसे अगले साल से बैन करने का निर्णय लिया है, अर्थात पंजाब की जो राज्य सरकार है उसका निर्णय है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे 1 साल तक और कंटिन्यू करेंगे, आगे इसे अपने राज्य में हम उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे खेती में। और इसके अपनाए जाने का कारण क्या था, और पंजाब में इसकी चिंताओं का कारण क्या है, उसको देख लेते हैं। ज़्यादा उत्पादकता के कारण इसे स्वीकार किया गया था। पंजाब में 80% क्षेत्र में पंजाब में इसकी खेती हो रही थी, ठीक है, इतने बड़े क्षेत्र को कवर कर रहे, तो निश्चित रूप से चिंताओं के कारण बड़े रहे होंगे। तो देख लेते हैं ऐसे कौन से कारण हैं, प्रतिबंध के कारण देख लेते हैं। लंबी अवधि की प्रजाति है ये, ठीक है, उत्पादकता तो इसकी बहुत ज़्यादा है, पर लंबी अवधि की है, लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़ है, 160 दिन में तैयार होती है, जबकि अन्य धान की प्रजातियाँ आपकी 130 से 40 दिनों में तैयार होती हैं। तो ये 30+ डेज ज़्यादा ले रही है, 1 महीने से ज़्यादा ले रही है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता, अब 1 महीने ज़्यादा रह रही है, तो धान ऐसी फसल है जो पानी की डिमांड बहुत करती है, और ग्राउंड वाटर लेवल अगर देखें, ग्राउंड वाटर का स्तर देखें पंजाब में, तो पूरी तरह प्रभावित हुआ है, पूरा बहुत नीचे चला गया है। हरित क्रांति के ड्रॉबैक के रूप में आप इसे देख सकते हैं, इतना तेज, इतना इंटेंसिव इरिगेशन सिस्टम वहाँ का रहा है कि पूरे पानी को निचोड़ लिया गया है पंजाब में। और चूँकि 1 महीने ज़्यादा फसल है, तो कई बार इसकी सिंचाई और हो जाती है, तो सिंचाई को भी कम किया जा सकता है अगर इस फसल को हटा देते हैं, तो एक कारण ये रहा इसको हटाने का। अगला देख लेते हैं, ज़्यादा पराली उत्पादन, ठीक है, और ऐसा भी देखा गया कि इससे पराली ज़्यादा उत्पादित होती है, और पराली की समस्या आपने देखा कि NCR रीजन में बढ़ जाती है, जिसमें जलाई जाती है एयर पोल्यूशन के रूप में, खासकर ठंडी के समय में,
तो ये सब रीज़न रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा पराली के उत्पादन, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता और लंबी अवधि की प्रजाति होने के कारण इस फसल को हटाया जा रहा है। और इसका एक बड़ा कारण है कि ऐसा नहीं कि कारण पहले से स्पष्ट नहीं हो रहे होंगे। आपकी सरकार पहली बार पंजाब में बनी है और दिल्ली में भी आपकी सरकार है। दिल्ली सबसे ज़्यादा सफ़र करता है पराली जलाने से बढ़ते हुए प्रदूषण को, एयर पोल्यूशन के बढ़ते हुए प्रदूषण से। तो निश्चित रूप से दो राज्यों में जो एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, एक ही सत्ताधारी दल यहाँ पर राज्य स्तर पर हैं, तो इनकी आपसी सहमति से संभव हो सका है। देखते हैं इसका असर क्या पड़ता है आगामी ठंडी में, क्या वास्तव में इसका लाभ मिलेगा या नहीं। आगे चलते हैं, आईसीएआर के विषय में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण संस्था है, इससे पूछा क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए इसके विषय में मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई, कुछ तथ्य हैं इसके, देख लेते हैं। आईसीएआर जैसा कि आपको पता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी जो स्थिति है वो है ऑटोनोमस, अर्थात स्वायत्त संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। आईसीआर किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, नई दिल्ली। स्थापना इसकी 1929 अर्थात औपनिवेशिक काल के दौरान हुआ। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब इसकी स्थापना हो गई थी। और उस समय से भी आईसीएआर बोला जाता था, बस आई का मतलब अलग था। आई के लिए क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से इसे जाना जाता था। तो ये हो गया आईसीएआर की के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। आगे चलते हैं, इंजीकरी एक बुक है, काव्य रचना है, बहुत ही चर्चा में इस समय इंजीकरी, ठीक है। बुक्स भी आपके करंट अफेयर्स में पूछी जाती हैं। काव्य रचना है, ठीक है। इसमें भी आप ध्यान रखिए कि काव्य है कि गद्य है, उपन्यास है, क्या है। लेखिका है इनकी अनामिका अन्नू, ठीक है, अनामिका अन्नू समकालीन हिंदी कवयित्री हैं, ठीक है। इसके और हाल ही में बहुत ही तेज़ी से इनका जो है साहित्यिक कैरियर बढ़ा है, बहुत ही तेज़ी से इनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है। और ये इनका पहला कविता संग्रह है, पर ऐसा नहीं कि लेखन कार्य से पहले से नहीं जुड़ी हुई थी। यारेख इनकी एक बहुत ही चर्चित बुक है, जिसमें इन्होंने प्रेम पत्रों का संकलन किया है, यारेख, ठीक है। तो यारेख भी याद रखिए और इंजीकरी, दो बुक हैं। और इनकी रचनाकार कौन है? अनामिका अन्नू, ठीक है, यारेख और इंजीकरी, क्लियर। और केरल में रहते हुए कार्य कर रहे हैं, हिंदी के क्षेत्र में है ये, ठीक है, हिंदी के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं केरल में रहते हुए। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ। जीआई टैग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। खामती चावल, तांगसा वस्त्र और याकचुरपी पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आज फिर कर लेते हैं थोड़ी सी। अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को मिला है, तो पहला आप देख लीजिए, देखिए, खामती चावल, नामसाई डिस्ट्रिक्ट, ठीक, अरुणाचल का एक जिला है नामसाई जिला, उसमें उत्पादित चिपचिपा चावल की किस्म है, और अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये चावल की चिपचिपी किस्म है, अर्थात स्टिकी है चावल, और अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, तांगसा वस्त्र आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तांगसा जनजाति द्वारा, ठीक है, जैसे कि बताया गया, जीआई टैग क्या होता है? क्षेत्रीयता लिए होता है, वहाँ की विशिष्टता को लिए होता है, और उस प्रोडक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ही जी टैग जैसे व्यवस्थाओं को सरकार ने लागू किया है, भारत सरकार ने लागू किया है। तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट आपका क्षेत्र हो गया, कहाँ पर? अरुणाचल में। तांगसा जनजाति के द्वारा इसे बनाया जाता है, इस विशेष कपड़े को। ये बहुत ही आकर्षक डिजाइन और रंगों के लिए प्रसिद्ध है, डिजाइन और रंग इसकी विशिष्टता को बढ़ाते हैं। दूसरा हो गया आपका तांगसा वस्त्र। तीसरा देख लेते हैं, याकचुरपी क्या है? पनीर है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में ज़्यादा लोकप्रिय है। वैसे ये जितने भी हिली क्षेत्र हैं अरुणाचल प्रदेश के, साथ ही नेपाल और सिक्किम तक इसका प्रभाव दिखता है, ठीक है। तो अरुणाचली याक के दूध से तैयार प्राकृतिक रूप से फर्मेंटेटेड पनीर है ये, ठीक है। और ये पारंपरिक पनीर आपका अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदायों का मुख्य भोजन रहा है। तवांग जिले में, जैसे मैंने बताया आपको, कि ज़्यादा लोकप्रिय है। कहाँ पर? तवांग जिले में ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा पूरे अरुणाचल में भी इसकी लोकप्रियता देखी जाती है, जहाँ जहाँ भी आपका याक पाया जाता है, अरुणाचली याक पाया जा रहा है, ठीक। तो ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं आज की, और निश्चित रूप से आपको इनका लाभ मिलेगा। आप जुड़े रहिए ADRGS एकेडमी जैसी संस्थान से, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।